नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक शामिल हैं उनको, और आपके पाठ्यक्रम में शामिल नाटकों में से हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को पढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी के आपके पाठ्यक्रम में 3 नाटक शामिल हैं। इससे पहले वाली क्लास में उनका एक नाटक चंद्रगुप्त आपको पढ़ाया जा चुका है। इस क्लास के अंतर्गत हम लोग उनके दूसरे नाटक स्कंदगुप्त की बात करेंगे और उनका एक तीसरा नाटक आपके पाठ्यक्रम में शामिल है ध्रुव स्वामिनी, जिसकी बात हम लोग इसके बाद वाली क्लास में करेंगे। इस क्लास में हम लोगों को पढ़ना है जयशंकर प्रसाद जी का बेहद शानदार नाटक स्कंदगुप्त। तो सबसे पहले बात कर लें, ये जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, इसका प्रकाशन कब हुआ। तो स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1928 में हुआ। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इस नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1928 में हुआ। बात कर लेते हैं स्कंदगुप्त नाटक में अंक कितने हैं, दृश्य कितने हैं और कुल गीत कितने हैं, क्योंकि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें कुल 5 अंक हैं। कुल कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। आप लोग याद रखें, जो चंद्रगुप्त इनका नाटक है उसमें कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। ये जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं स्कंदगुप्त, इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। और जब हम इसके बाद नाटक पढ़ेंगे ध्रुव स्वामिनी, उसमें कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो ये प्रसाद जी के नाटकों में जो अंक हैं वो मैंने आपको बताए। तो 5 अंक हैं और 5 अंकों में कुल 33 दृश्य हैं। 33 दृश्य हैं और इसमें जो गीतों की संख्या है वो 17 है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। स्कंदगुप्त नाटक में अंक कितने हैं? 5 हैं। दृश्य कितने हैं? 33 हैं। और गीतों की कुल संख्या कितनी है? 17 गीतों की कुल संख्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस अंक में कितने दृश्य हैं, क्योंकि इस तरीके के भी प्रश्न, इस गहराई से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने शुरू हो गए हैं। तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, याद आपको जो है सब कुछ रखना है। तो जो पहला अंक है उसमें कुल कितने दृश्य हैं? उसमें 7 दृश्य हैं। दूसरे अंक में भी जो है 7 दृश्य हैं। तीसरे अंक में जो है 6 दृश्य हैं और चौथे अंक में 7 दृश्य हैं। 5वें अंक में जो है 6 दृश्य हैं। याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, 7 7 6 7 6। तो इस तरीके का अगर आप लोग ये कोड याद कर लेंगे तो आपको इसके नाटकों के दृश्य याद रह जाएंगे। 7 7 6 7 6, 2 भागों में कोड याद करिए। 7 7 6 7 6, 7 7 6 7 6। इस तरीके से आपको जो है दृश्य याद रह जाएंगे। पहले में कितने? 7, दूसरे में 7, तीसरे में 6, चौथे में 7 और 5वें में फिर 6। तो ये जो है प्रसाद जी के नाटकों में जितने अंक हैं उनकी बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इस नाटक में जो पात्र हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है पुरुष पात्रों की कुल संख्या कितनी है? 17 है, जिन पे हम लोग एक नज़र डालेंगे, क्योंकि आपसे जो है प्रश्न पूछा जाता है कि ये नाटक आपको पात्र दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा ये किस नाटक का पात्र है। तो हर पात्र पे जो प्रमुख हैं वो तो आपको याद रह जाते हैं, लेकिन कई बार जो गौड़ पात्र हैं जिन पे दृष्टि आपकी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है उनको आप याद नहीं करते हैं, और परीक्षक क्या करता है, आपसे वही पात्र पूछ लेता है। तो जो प्रमुख पात्र हैं, जो मुख्य पात्र हैं, उनको तो याद रखना ही रखना है, लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा प्रमुख पात्र नहीं है, गौड़ पात्र हैं, उन पात्रों को भी आप लोग याद रखें, क्योंकि प्रश्न आने की अधिकांश संभावनाएं वहीं से बनती हैं जहां से आप ये सोचते हैं कि ये नहीं आएगा। तो हर पात्र को हम लोग देखेंगे और पात्रों की विशेषता भी देखेंगे। नाटक का नायक स्कंदगुप्त है, जो एक देश प्रेमी है, नीतिज्ञ है, स्वाभिमानी भी है, वीर है, योद्धा है और स्त्रियों का सम्मान करने वाला एक इंसान है, व्यक्ति है। कुमारगुप्त हैं। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है और महादंड नायक है। गोविंद गुप्त कुमार का भाई है, यानी कुमारगुप्त और गोविंद गुप्त, ये जो दोनों लोग हैं, कुमारगुप्त और गोविंद गुप्त, इनको आप लोग याद रखें। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हो जाएंगे भाई, कुमारगुप्त और गोविंद गुप्त। उसके बाद पर्णदत्त मगध का महानायक है। चक्रपालिक पर्णदत्त का पुत्र है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखें, पर्णदत्त मगध का महानायक और जो चक्रपालिक है वो पर्णदत्त का ही पुत्र है। बंधुवर्मा
मालो का राजा है और भीम वर्मा इनका भाई है। तो बंधु वर्मा, भीम वर्मा, ये जो है दोनों भाई हो गए। जो मातृगुप्त है वो काव्यकर्ता है जो कालिदास का ही नाम है। प्रपंच बुद्धि है जो बौद्ध का पालिक है। सर्वनाग है जो अंतर्वेद का विषयपति है। कुमारदास है जो धातु सेन के उपनाम से है, धातु जो सिंगल का राजकुमार है। पुरगुप्त है जो कुमार गुप्त का छोटा भाई है। भट्टार्क है वो नवीन महाबलाधिकृत है। पृथ्वी सेन है वो मंत्री है। और खिंगिल है वो हूण आक्रमणकारी है। मुदगल एक विदूषक है। और प्रख्यात कीर्ति लंका राज कुलशर्मण है। तो ये इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र हो गए। और अगर आपसे अगर संख्या पूछी जाए कि नाटक में पुरुष पात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको कितनी बतानी है? 17 बतानी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस नाटक के स्त्री पात्रों की। कौन कौन से इस नाटक में स्त्री पात्र हैं? तो इस नाटक में देवकी हैं जो कुमार गुप्त की बड़ी रानी स्कंदगुप्त की माता हैं। यानी आपने ये जो पढ़ा था कुमार गुप्त, ये कुमार गुप्त इनकी ये जो है पत्नी है और स्कंदगुप्त की ये माता है। आपसे प्रश्न किया जाए कि स्कंदगुप्त की माता कौन है, देवकी और अनंत देवी में से, तो आपको बताना है कि देवकी है। अनंत देवी कुमार गुप्त की छोटी रानी है और पुरगुप्त की माता है। यानी स्कंदगुप्त, इसको गुप्त कर लीजिए, स्कंदगुप्त और पुरगुप्त जो है भाई भाई हैं, सहोदर नहीं है लेकिन भाई भाई हैं। तो स्कंदगुप्त की माता देवकी हो जाएंगी और पुरगुप्त की माता कौन हो जाएगा? अनंत देवी हो जाएंगी। तो ये जो है दोनों कुमार गुप्त की ही रानियां हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखें। जयमाला बंधु वर्मा की स्त्री है और मालो की रानी है। जयमाला किसकी स्त्री है? बंधु वर्मा की स्त्री है। मैंने आपको बताया था जब पुरुष पात्र पढ़ाए थे। ये जो बंधु वर्मा है इन्हीं की जो है पत्नी कौन है? जयमाला है। देवसेना बंधु वर्मा की बहन है। तो बंधु वर्मा की पत्नी है जयमाला और देवसेना बंधु वर्मा की बहन है। विजया है मालो धन कुबेर की कन्या। कमला है भट्टार्क की जननी। रामा जो है वो सर्वनाग की स्त्री है। मालिनी मातृगुप्त की प्रणयिनी है, सखी है, दासी है। तो ये जो है इस नाटक के स्त्री पात्र हैं, इनको आप लोग याद रखें। इससे जो है खूब पात्र पूछे जाते हैं। आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है देवकी किस नाटक की पात्र है, विजया किस नाटक की पात्र है, देवसेना बहुत प्रमुख पात्र है तो शायद ना पूछा जाए, क्योंकि देवसेना को तो आप याद ही रख लेते हैं कि देवसेना हाँ स्कंदगुप्त की है। लेकिन इससे जो है विजया पूछी जा सकती हैं, आप जयमाला पूछी जा सकती है, आपसे रामा आपसे पूछी जा सकती है। तो कुल मिला के ये पात्र परिचय आपका हो गया और ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न आपके लिए बनते हैं और पूछे जाते हैं। बढ़ा जाए आगे। तो हम लोगों ने दृश्य देख लिए। दृश्य के बाद एक काम और शेष रह गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस अंक में कुल गीत कितने हैं, क्योंकि प्रश्न आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि इस अंक में कितने गीत हैं, इस अंक में कितने गीत हैं। तो और एक चीज़ और याद रखें, उसके साथ साथ जो यहाँ पे आपको चीज़ बताई गई है वो तो आपको आगे बताया जाएगा कि किस अंक में कितने गीत हैं, जब विस्तार से आपको इस स्कंदगुप्त नाटक पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको जो ये अभी बताया जाएगा वो ये बताया जाएगा कि किस नाटक के पात्र ने कितने गीत गाए हैं। तो इस नाटक में देवसेना के द्वारा कुल 5 गीत गाए जाते हैं। कितने गीत गाए जाते हैं? 5 गीत। विजया के द्वारा 2 गीत गाए जाते हैं। नर्तकियों के द्वारा 2 गीत गाए जाते हैं। नेपथ्य से 2 गीत गाए जाते हैं। देवसेना की सखी के द्वारा 1 गीत गाया जाता है। मातृगुप्त और मुदगल के सम्मिलित स्वर में प्रार्थना गीत है वो 1 गीत उनके द्वारा गाया जाता है। खुद मातृगुप्त के द्वारा 2 गीत गाए जाते हैं, समूह गान 1 है। और स्कंदगुप्त के द्वारा 1 गीत गाया जाता है। तो ये इतने गीत किस किस पात्र के द्वारा गाए जाते हैं ये चीज आपको बताई गई। इस पे भी एक जो है पैनी दृष्टि आप रख सकते हैं कि किस पात्र ने कितने गीत गाए हैं, किस पात्र ने कौन कौन से गीत गाए हैं, वो बात अभी हम लोग करेंगे 2 मिनट बाद। ठीक है। स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त वंश के सन 455 से लगा के 466 तक, यानी कि कुल 11 वर्षों की कथा का विस्तार इस नाटक में दिखाया गया है। सन 455 से लेके सन 466 वर्ष तक। तो आपको ये भी याद रखना है कि इस नाटक में कितने वर्षों की कथा वस्तु समेटी गई है। तो 11 वर्षों की इस नाटक में कथा वस्तु समेटी गई। बढ़ते हैं आगे, कुछ चीज़ों पे और बात कर ली जाए। स्कंदगुप्त नाटक में
कौन कौन से काल्पनिक तत्व हैं, कौन कौन से ऐतिहासिक तत्व हैं, इन पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस नाटक में काल्पनिकता किन किन चीज़ों में है, कौन कौन सी चीज़ें काल्पनिक है, फिर उसके बाद जितनी चीज़ें शेष रह जाती हैं वो सारी ऐतिहासिक बचेंगी। तो कल्पना की चीज़ें, जो काल्पनिक चीज़ें हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद सारी चीज़ें ऐतिहासिक हैं। क्योंकि जब इस तरीके से किसी नाटक की रचना की जाती है तो उसमें बहुत सारा कल्पना का मिश्रण, नाटक को जो है अच्छा बनाने के लिए, नाटक में थोड़ा मसालादार क्रिएट करने के लिए, ताकि क्योंकि नाटक एक जो है दृश्य विधा है तो लोग उसको देखेंगे, उसकी रोचकता को बढ़ाने के लिए कुछ कल्पनाएं उसमें मिश्रित की जाती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में कि इस नाटक में कौन कौन सी काल्पनिक बातें हैं। प्रथम अंक में यह सूचना देना कि कपिसा को श्वेत हुड़ों ने पदाक्रांत किया, ये जो है एक काल्पनिक बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मालवेश द्वारा शकों एवं हुड़ों के विरुद्ध स्कंदगुप्त से सहायता मांगना, ये भी जो है ऐतिहासिक बात ना हो कि एक काल्पनिक बात है। विजया और देवसेना के जितने भी प्रसंग हैं वो सब काल्पनिक हैं, कोई ऐतिहासिक नहीं है। सर्वनाग द्वारा महादेवी के वध की योजना, ये भी काल्पनिक है। प्रपंच बुद्धि द्वारा देवसेना के बलि का प्रयत्न, ये भी नाटक में बात काल्पनिक है। अवंती दुर्ग में बंधुवर्मा का राजत्याग, ये भी काल्पनिक है। भट्टार्क के द्वारा हुड़ों की गुप्त संधि, ये भी काल्पनिक है। बंधुवर्मा की मृत्यु का प्रसंग, ये भी काल्पनिक है। और कुंभा के बांध का टूटना और सेना का बह जाना, ये भी जो है काल्पनिक है। तो ये इस नाटक के कल्पना के तत्व हो गए, काल्पनिकता के तत्व हो गए। इसके बाद आपके नाटक में जो चीज़ें शेष रह जाती हैं वो ऐतिहासिक हैं, उनका इतिहास से संबंध है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखें कि कौन कौन सी नाटक में काल्पनिक बातें हैं और कौन कौन सी नाटक में ऐतिहासिक चीज़ें हैं। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से सबसे महंगा काम करना है, क्योंकि महंगा काम इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा काम कठिन है। इसको कठिनाई से ही आप जो है याद कर सकते हैं, क्योंकि या तो आप जो है 2-3 बार नाटक पढ़ें, समझें, कायदे से बाकायदा हर गीत को देखें। लेकिन अगर आपने नाटक को बहुत गहराई से नहीं पढ़ा है तो आपको एक एक 2-2 पंक्ति एक गीत की आपके सामने लिख दी गई हैं, जिससे आप जो है सहज जान पाएँ कि ये वाला गीत किसने गाया है। तो अगर आपने नाटक पूरा पढ़ रखा है और आपने पूरे गीत पढ़े हैं, बड़ा चाव लेके पूरा गीत पढ़ा है, तब तो आप आराम से गीत कर पाएंगे। लेकिन आप नाटक को पढ़ते चले गए हैं एक सांस में, गीतों पे उतना ध्यान नहीं दिया है, तब हो सकता है कि गीत आपको थोड़ा सा मुश्किल बने नाटक के बारे में। लेकिन गीत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खूब पूछे जाते हैं। अगर स्कंदगुप्त नाटक के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा तो उसमें सबसे पहले शायद नाटक से गीत ही आपसे पूछे जाते हैं। तो बड़े प्रमुख गीत हैं। तो ये आपके सामने पंक्तियां हैं, इन्हीं पंक्तियों से आप याद रखें कि ये गीत किसने गाया है, किस अंक में गाया है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। एक एक 2 शब्द, कोई एक चीज़ ऐसी, कोई निमोनिक्स ऐसा बना लें जिससे आप गीत याद रख पाएँ, और किस अंक में गाया है ये भी आप लोग याद रखें। जैसे एक गीत है, न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए बीन तार कोकिल, ये जो है नर्तकियां गाती हैं और प्रथम अंक में। तो आपको याद रखना है, न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए बीन तार कोकिल, तो ये जो है नर्तकियों के द्वारा गीत गाया जाता है। प्रिय संस्कृत के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना, तो इस तरीके का गीत कौन गा सकता है? मातृगुप्त ही गा सकता है। और प्रथम अंक में ये जो है मातृगुप्त के द्वारा गीत गाया जाता है। तो आप लोग याद रखें, प्रमुख गीत है, आपसे पूछा जा सकता है। उतारोगे कब भूभार, बार बार क्यों, कह रहा था लूंगा मैं अवतार, ये जो है सम्मिलित गान है और प्रथम अंक में ये गीत गाया जाता है। हम निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो, ये स्त्रियां गाती हैं प्रथम अंक में। ये भी एक महत्वपूर्ण गीत है। भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, ये देवसेना गाती है, प्रथम अंक में ये गीत गाया जाता है। तो ये भी गीत आपके लिए महत्वपूर्ण है। घने प्रेम तरु तले बैठ छाह लो, भव आतप से तापित और जले, ये भी देवसेना गाती है, द्वितीय अंक में ये उसके द्वारा गीत गाया जाता है। नेपथ्य में एक गीत गाया जाता है द्वितीय अंक में, पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, ये एक प्रमुख गीत है, इसको आप लोग याद रखें।
पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी। तो इस गीत को भी आप लोग याद रखें। इस नाटक से संबंधित कुछ गीत और हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे विजया के द्वारा एक तृतीय अंक में गीत गाया जाता है कि उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर। तो ये विजया के द्वारा ही गीत गाया जाता है। नेपथ्य गान में एक तृतीय अंक में गीत गाया जाता है कि सब बीत जाता है धूप छां खेल सदर से। एक इस नाटक में सखी है, उसके द्वारा गीत गाया जाता है कि मांझी साहस है खेलोगे जर्जर तरी भारी पथिकों से। नर्तकी के द्वारा चतुर्थ अंक में एक गीत गाया जाता है कि भवनिध में लहरिया उठती तभी भूल कर भी जब स्मरण होता कभी। तो ये आप लोग याद रखें। स्कंदगुप्त के द्वारा चतुर्थ अंक में एक गीत गाया जाता है। स्कंदगुप्त एक ही गीत गाता है, आप लोग याद रखना। चौथे अंक में स्कंदगुप्त कितने गीत गाते हैं? एक गीत गाते हैं। वो गीत किस अंक में आता है? चौथे अंक में आता है। वो गीत कौन सा है? कि बजा दो वेणु मनमोहन बजा दो इसे आनंदमय जीवन बना दो। तो ये गीत आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और आपको ये भी याद रखना है कि ये गीत स्कंदगुप्त के द्वारा किस अंक में गाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, कुछ गीतों को और देख लेते हैं। देवसेना के द्वारा 5वें अंक में गीत गाया जाता है कि शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। तो ये देवसेना के द्वारा गाया जाता। विजया 5वें अंक में एक गीत गाती है, अगर धूम श्याम की लहरियां उलझी हों इन अफकों से। तो ये जो है विजया के द्वारा गीत गाया जाता है। तो ये जो है गीत हो गए आपके नाटक के, इनको आपको याद रखना है। तो इनको जो है एक पेपर पे नोट करिए और कम से कम 2 से 3 बार 4 बार 5 बार इनको पढ़िए, जिससे गीत आपको कंठस्थ हो सके और आपको पता चल सके कि ये गीत किसके द्वारा गाया गया है, किस अंक में गाया गया है। बढ़ते हैं आगे, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। 1-2 गीत और बचे हैं, उनको देख लेंगे। जैसे देवसेना 5वें अंक में गाती है कि देश की दुर्दशा निहारोगे डूबते को कभी उबारोगे। ये देवसेना के द्वारा गीत गाया जाता है। मातृगुप्त 5वें अंक में गाता है कि वीरों हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरण का दे उपहार। बड़ा महत्वपूर्ण गीत है, कई बार आपसे पूछा भी गया है। तो ये गीत आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रमुख गीत इस नाटक का, जो आपसे हर दूसरी चौथी परीक्षा में पूछा जाता है, देवसेना ये गीत गाती है। 5वें अंक में ये गीत गाया जाता है, आह बेदना मिली विदाई। बड़ा महत्वपूर्ण गीत है, बड़ा इंपॉर्टेंट गीत है, इसको आप लोगों को याद रखना है। गीत कौन गाता है? देवसेना गाती है। किस अंक में गाया जाता है? 5वें अंक में गाया जाता है। तो ये कुल गीत हो गए इस नाटक के सारे गीत आपको लिखवा दिए गए हैं। अब इनको आपको रटना है, समझना है और याद कर लेना है कि किस तरीके से कौन कौन गीत ये किस किस अंक में गाता है। इस नाटक के बारे में विद्वानों ने क्या कहा, इस पे एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे दशरथ ओझा कहते हैं कि इस नाटक में मनुष्य को पूर्णता पर पहुंचाने का एक मार्ग दिखाया गया है, जिसे भागवत धर्म कहते हैं। इस नाटक के बारे में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इस नाटक का अंत ना तो सुखांत है ना तो दुखांत है, प्रसादांत है। आपको ये याद रखना है, बड़ा प्रमुख कथन है नगेंद्र का। नगेंद्र क्या कहते हैं कि ये नाटक ना तो सुखांत है ना तो दुखांत है, ये नाटक प्रसादांत है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें, ये नाटक क्या प्रसादांत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं इस नाटक के बारे में कि प्रसाद के नाटकों से भारतवर्ष की अंतश्चेतना के दर्शन का सिंह द्वार अनावृत हो गया। नंद दुलारे वाजपेयी इस नाटक के बारे में कहते हैं कि देवसेना और विजया के चारित्रिक संघर्ष को दिखाने में नाटककार विशेष सफल हुआ है। रामचंद्र तिवारी कहते हैं इस नाटक के बारे में कि प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा करते हुए भी सांस्कृतिक वातावरण उपस्थित करने में पूर्णतः सफल हैं। उसमें राष्ट्रीय चेतना सर्वत्र देखी जा सकती है। तो ये जो है रामचंद्र तिवारी जी इस नाटक के बारे में कहते हैं। जयशंकर प्रसाद खुद अपने नाटक के बारे में कहते हैं कि स्कंदगुप्त विक्रमादित्य होना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है। मातृगुप्त यानी कि कालिदास और धातुसेन को भी साक्ष्यों के आधार पर जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक पात्र माने हैं। भीमवर्मा, चाक्रपालिक, पर्णदत्त, सर्वनाक, पृथ्वीसेन, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति, भीमवर्मा, गोविंदगुप्त आदि सभी ऐतिहासिक
व्यक्ति हैं। तो ये इतना जो है जयशंकर प्रसाद का कथन है। ठीक है, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य होना प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होता है। जयशंकर प्रसाद जी ने केवल 2 पात्रों को कल्पित बताया है। कौन कौन से 2 पात्र? इसमें प्रपंच बुद्धि और मुदगल को, इन 2 पात्रों को जयशंकर प्रसाद ने कल्पित बताया है, काल्पनिक पात्र बताया है। बाकी शेष 15 पात्रों को उन्होंने जो है ऐतिहासिक पात्र ही घोषित किया है। स्त्री पात्रों में स्कंद की जननी को नाम उन्होंने, उनका जननी का नाम उन्होंने क्या रखा है? देवकी रखा है। तो ये जो है इस नाटक की हम लोगों ने बात कर ली। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। तो नाटक के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती थीं, जो आपकी परीक्षाओं में चीज़ें पूछी जा सकती थीं, वो सारी चीज़ें आपको बताई गईं। और सबसे ज़रूरी है कि आप नाटक पूरा पढ़ें, क्योंकि जब आप पूरा नाटक पढ़ेंगे तब आप चीज़ें समझ पाएंगे कि नाटक क्या है। और बिना नाटक पढ़े इस तरीके की अगर आप क्लासेस देखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप नाटक नहीं देखेंगे, नाटक देखने के बाद अगर आप इस तरीके की क्लासेस देखते हैं तब आपका पूरा फ़ायदा होगा। तो एक बढ़िया विकल्प है कि आप पहले अपना पूरा नाटक पढ़ें। नाटक पढ़ने के बाद उसको कायदे से समझें, उसके पात्रों को समझें कि किस पात्र की नाटक में क्या भूमिका है। जब नाटक में कोई गीत आए उसको बाकायदा पढ़ें, कोशिश करें उसके अर्थ को समझते हुए पूरा पढ़ें, जिससे आपको जो है गीत याद हो जाए। जब गीत का अर्थ समझते हुए आप चीज़ें पढ़ेंगे तब आप गीत याद रख पाएंगे। आप याद रख पाएंगे कि कौन सा पात्र कौन सा गीत गा सकता है। तो इस तरीके से जब आप नाटक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप सिर्फ ये क्लास देख लेते हैं तो फिर आपका उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न बड़ी गहराई से पूछे जाते हैं। कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा ये तो जो है परीक्षा की जाने। तो बड़ी गहराई से पढ़ना है। कोई विधा आपको छोड़नी नहीं है। कोई नाटक, कोई कहानी, कोई उपन्यास या यूनिट 10 में जो विधाएं आपकी लगी हैं उन सारी विधाओं को भी आपको पढ़ना है। जब आपकी विधा बाकायदा पढ़ी होगी तब आपको ये इस तरीके की क्लासेस जो है बड़ी मदद करेंगी। जो आपको, जैसे ये अगर स्कंदगुप्त आपने नाटक पढ़ रखा है और मेरी तरफ से अगर आपको उसके मूल बिंदु फैक्ट्स बता दिए जाएंगे तब आपका नाटक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।